नमस्कार। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस विशेष एपिसोड में मैं बस्ती से आपका प्यारा दोस्त डॉक्टर श्रीवास्तव। बहनों और भाइयों, हमने आपसे अपने प्री नोटिस में इस बात की चर्चा की थी कि आज हम हाइपोटेंशन यानी लो ब्लड प्रेशर पर चर्चा करेंगे। इसके पहले हमने आपसे हाई ब्लड प्रेशर पर चर्चा की थी। अभी कुछ दिन पहले मैं एक क्लास सुन रहा था जो नीट वालों के लिए जारी किए जाते हैं, और वहाँ पर ब्लड प्रेशर का एक बहुत लंबा क्लास चला और बहुत से उसके सुनने वाले हैं, लाइकर्स हैं। इस नाते ब्लड प्रेशर पर बहुत ज़्यादा व्याख्या करना या ब्लड प्रेशर के बारे में बहुत ज़्यादा बताना अब बहुत मुनासिब नहीं है, इसलिए कि तमाम तरह के यूट्यूब चैनल पे क्लास इसकी व्याख्या कर चुके हैं। मैं सिर्फ अपने इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक साथियों को ये समझाना चाहूँगा बहुत अल्प शब्दों में कि ब्लड प्रेशर ब्लड कैपिलरीज द्वारा ब्लड पर लगाया गया या अब ब्लड कैपिलरीज कैसे बनती हैं? आर्टरीज और वेन्स के आगे की जो शाखा होती है वो ब्लड कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाती है। तो ब्लड जब हार्ट से निकलता है, पंप होता है। जैसे हमारे हार्ट की दो व्यवस्था है, एक तो हमारे शरीर के थका हुआ रक्त जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, वो रक्त विभिन्न अंगों से हमारे हृदय में लाया जाता है और हृदय से फिर उसको हम फेफड़े में भेजते हैं शुद्ध होने के लिए, जहाँ पे वो ऑक्सीजन के साथ ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और वहाँ पे स्वस्थ होकर के फिर हृदय में आता है और हृदय से फिर अंगों में भेजा जाता है। इसीलिए हमारे हृदय को दोहरे रक्त परिसंचरण की व्यवस्था विज्ञान ने दी है कि हृदय को डबल काम करना पड़ता है। एक बार अंगों से रक्त लेता है, फेफड़े को देता है, फिर फेफड़े से लेता है, फिर अंगों को देता है। तो ये एक श्रृंखला चलती है। अब सिस्टोलिक और डायस्टोलिक पर मैंने जब मैं ब्लड पढ़ा रहा था, आप याद करें, हमारा क्लास नंबर मुझे याद नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि 40 से 50 नंबर के क्लास के शुरुआती दौर में, लगभग मई या जून में या जुलाई में, आप कह लें 2020 में, मैंने आपको, जब मैं एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का क्लास ले रहा था, तो मैंने इस पर बड़ी लंबी चर्चा की थी। हमारे हृदय में जब शिथिलन होती है, कंस्ट्रक्ट करता है हृदय, तो उस समय एक सिस्टोलिक की कंडीशन आती है, और जब हमारा हृदय रेस्ट पीरियड में होता है, विश्रामावस्था में होता है, तब भी रक्त बहता रहता है, वो हमारी कंडीशन होती है डायस्टोलिक की। तो जब सिस्टोलिक हमारा 100 के नीचे आ जाए और डायस्टोलिक हमारा 60 के नीचे आ जाए, यानी 100 मिलीग्राम Hg से नीचे सिस्टोलिक हो और 60 mg/Hg यानी मिलीग्राम Hg, जो पारा, जिससे पारे से हम प्रेशर को नापते हैं, तो वो जब नीचे आ जाए तो हम उसको लो ब्लड प्रेशर में लेते हैं। यानी ब्लड प्रेशर क्या है? आर्टरीज या वेन्स द्वारा या ब्लड कैपिलरीज द्वारा वो प्रेशर जो ब्लड को सामान्य दशा में सामान्य रूप से बहने के लिए अनिवार्य हो। ये है ब्लड प्रेशर की आम बोलचाल की भाषा में, या हम कह लें इसको वैज्ञानिक परिभाषा में, इसकी एक सरल तरीके से समझाने की व्यवस्था। यानी ब्लड कैपिलरीज द्वारा ब्लड पर लगाया गया वो प्रेशर जो ब्लड को बहने के लिए पर्याप्त हो। अब इसको हम दूसरी तरीके से आपको समझा दें कि मान लीजिए कोई पतला पाइप है, या हम इसको नाली बता देते हैं आपको। अब जो हमारे साथी गांव में निवास करते हैं वो इसको जल्दी समझ सकते हैं, थोड़ा शहर वालों को समझने में दिक्कत होगी। जैसे खेतों को सींचने के लिए नाली बनाई जाती है, यहाँ पर पंपिंग सेट लगा दिया गया और पानी यहाँ से छोड़ा गया, और लगभग 500 मीटर या 200 मीटर या 100 मीटर दूर खेत में पानी ले जाना है, तो हम फावड़े से नाली बना देते हैं और उस नाली में पानी को प्रवाहित करते हैं और वो पानी उस खेत तक पहुँचता है। अब देखिए, हमारा पंपिंग सेट झटका लेके चलता है, तो पानी का फ्लो भी वहाँ पे जब मशीन से निकलता है तो झटका लेके चलता है, और जब झटका लेके पानी वो नाली में गिरता है तो नाली में जब आगे चलता है तो नाली में उस पानी का फ्लो अगर इतना ज़्यादा है कि वो नाली को तोड़ के बाहर आ रहा है, चूँकि नाली के दोनों तरफ हम मट्टी रखते हैं, नाली एक टेम्परेरी नाली बनाते हैं, तो एक जब किसान खेत सींचता है तो जानते हैं क्या करता है? 2 आदमी या 3 आदमी कुदाल या फावड़ा लेकर के पूरे नाली का सर्वेक्षण करते रहते हैं। नाली कहीं से टूट तो नहीं रही है, पानी कहीं बाहर तो नहीं भाग रहा है खेत की तरफ जाने के लिए। जहाँ पर नाली टूटती वहाँ पर उठा करके वो मिट्टी और रख देते हैं। जब वो मिट्टी रखते हैं तो मिट्टी का प्रेशर उस पानी को अंदर बहने के लिए प्रेरित कर देता है, यानी उस मिट्टी के प्रेशर से पानी बाहर नहीं आ पाता। अब इसी तरीके की व्यवस्था आप ब्लड में समझ लें कि जब हार्ट से ब्लड पंप करता है
तो वो आर्टरीज से होता हुआ आगे की ओर वेन्स की ओर, फिर ब्लड कैपिलरीज की ओर बहता चला जाता है, फिर लिम्फेटिक चैनल में चला जाता है, लिम्फ के प्रवाह में चला जाता है। यानी ये सिस्टम है कि आर्टरीज, वेन्स, लिम्फ, फिर लिम्फेटिक चैनल में ऐसे बनता हुआ फिर लौट करके ब्लड कैपिलरीज से वापस अपनी प्रक्रिया करता है। इस पर चर्चा हम चूंकि हार्ट की संरचना पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम ब्लड प्रेशर पर चर्चा कर रहे हैं। तो जब आगे बढ़ता है तो ब्लड का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि वो आर्टरी या वेन्स को झटका देता है, उसको तोड़ करके भागने की कोशिश करता है, इतना झटका देता है कि उसमें कंपन होने लगता है या उनमें एक तरीके का विक्षोभ होने लगता है। तो उस कंपन को या विक्षोभ को रोकने के लिए जो प्रेशर लगाती हैं आर्टरीज, वेन्स या ब्लड कैपिलरीज, उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। यानी ब्लड प्रेशर आर्टरीज, वेन्स या ब्लड कैपिलरीज द्वारा ब्लड पर लगाया गया, यानी जो नाली पर हम मिट्टी रखते हैं, नाली की मिट्टी के द्वारा लगाया गया पानी पर प्रेशर, उसे हम पानी का प्रेशर कह सकते हैं या वाटर प्रेशर कह सकते हैं। ऐसे हमारी आर्टरीज या वेन्स के द्वारा लगाया गया ब्लड पर प्रेशर, जो ब्लड को समान रूप से बहने के लिए पर्याप्त हो। जब आर्टरीज उसको दबाती है तो ब्लड को जिस फ्लो में बहना चाहिए उस फ्लो में बहता है। अब यहां पर अगर ज्यादा दाब लगा रहा है तो उसको हाई ब्लड प्रेशर में लेते हैं, जिसकी चर्चा मैं पिछले क्लास में कर चुका हूं। और जब उनको कम प्रेशर देना पड़ता है, यानी बिल्कुल सामान्य अवस्था में आराम से पानी धीरे 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 बह रहा नाली में, तो हमको कहीं मट्टी रखने की जरूरत ही नहीं है। तो उसी हिसाब से जब हमारे हार्ट में सिस्टोलिक और डिस्टोलिक की माप गिर जाती है, 100 और 60 से नीचे आ जाती है, तो उसे हम लो ब्लड प्रेशर में लेते हैं। अब लो ब्लड प्रेशर में किन कारणों से लो ब्लड प्रेशर हो सकता है? एक तो पोषण की कमी। हमारे खान पान में, दैनिक खान पान में हम चावल, दाल, रोटी, सब्जी आमतौर से हर परिवार में, चाहे वो मिडिल फैमिली का हो या लोअर फैमिली का हो या हायर फैमिली का हो, हायर फैमिली में थोड़ा सा रिच डाइट की कंडीशन हो जाती है, लेकिन मिडिल फैमिली में आमतौर से दाल, चावल, रोटी, सब्जी का ये व्यवस्था सामान्य परिवार में होती है। लेकिन बदलते परिवेश में हम जब विभिन्न प्रकार के खाद के डाले गए भोज्य पदार्थों को ग्रहण कर रहे हैं, जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है, हमारे पोषक तत्वों की मात्रा कम होती, केवल हम पेट भरने के लिए या अपने आत्मसंतुष्टि के लिए हम भोजन कर रहे हैं, तो हमारे पोषण की कमी होती है, जिससे हमारे आर्टरीज और वेन्स को की कोशिकाओं में ऊर्जा कमी होती है। उससे हमारे ब्लड में चलने की शक्ति भी कम होती है, हार्ट के काम करने की भी शक्ति कम होती है। यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं कि पोषण की कमी से भी लो ब्लड प्रेशर की शिकायतें देखी गई हैं, लगभग 3 से 5% तक। इन्फेक्शन हो जाए, कोई हमको बाहरी इन्फेक्शन हो जाए, किसी भी तरीके का बैक्टीरिया का, वायरस का कोई रोग हमको ऐसा हो जाए जिससे हमारा ब्लड प्रेशर डाउन हो जाए। विभिन्न प्रकार की दवाइयों का एंटी रिएक्शन भी हो सकता है, साइड इफेक्ट भी हो सकता है, जिससे लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। कभी कभी क्या होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, बहुत से लोग अपने ब्लड को डोनेट करते हैं दूसरों की जान बचाने के लिए, या शौकियन डोनेट करते हैं। तो जब शरीर में ब्लड कम हो जाता है तो ब्लड के काम करने की क्षमता घट जाती है, ब्लड के चलने की क्षमता घट जाती है, तो वहाँ पे भी हमारा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। तमाम और कारणों में हम देखते हैं कि प्रेग्नेंट लेडी का ब्लड प्रेशर अक्सर लो हो जाता है, क्योंकि उनको रक्त की सप्लाई ज़्यादा चाहिए गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए भी, और ब्लड उनके शरीर का जितना था वो 2 भागों में बट रहा है, 2 जगहों पे काम कर रहा है, तो वहाँ पे भी ब्लड प्रेशर लो होने की कंडीशंस देखी गई हैं। हमारे किडनी में कोई बीमारी हो जाए, किडनी ब्लड ठीक से छान ना पा रहा हो, ब्लड सही छन के अंगों को मिल ना पा रहा हो, वहाँ पर भी लो ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है। अब लो ब्लड प्रेशर को हम 3 कंडीशन में देखते हैं। पहला कंडीशन हमारा होता है सिम्पोमेटिक्स, जहाँ पे सिम्टम्स हमको दिखाई पड़े, विशेष करके विभिन्न प्रकार के एडिशन रोग हो जाना, हमारे मायोकार्डियल इन्फेक्शन, हमारे हृदय की मांसपेशियों में इन्फेक्शन हो जाना, या विभिन्न प्रकार के रोग, दमा हो जाना, खांसी जबरदस्त होना, ये जो लक्षण दिखाई पड़ते हैं जिससे हमारे हृदय रोग के होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, उनमें भी लो ब्लड प्रेशर की शिकायतें देखी गई हैं, और लो ब्लड प्रेशर नापने पर मिलता भी है। तो इसे हम कहते हैं सिम्पोमेटिक, सिम्टम्स का मिलना, लक्षण का मिलना। दूसरा है इसेंशियल। इसेंशियल टाइप में, इसेंशियल में क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि रोगी पूर्ण रूप से स्वस्थ है, लेकिन फिर भी उसका ब्लड प्रेशर लो आ रहा है, स्वस्थ है फिर भी ब्लड प्रेशर लो आ रहा है, और नापने पर दिखाई पड़ता, लेकिन उसके शरीर में हमको लो ब्लड प्रेशर के कोई लक्षण नहीं दिखाई पड़ते हैं। और एक हमारा होता है आस्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। इस कंडीशन में
लो ब्लड प्रेशर में काम करने में थोड़ा सा हमने काम किया तो हमको थकावट महसूस होती है, सांस फूलने लगती है, कमजोरी महसूस होती है, हमेशा लेटने का मन करता है। रोगी बेड पर लेटा हुआ है और उठा, अचानक उसको चक्कर आ गया, बेहोशी आ गई, 2-3 मिनट तक वो मूर्छा छा जाता है या बेहोश हो जाता है। ये कंडीशन जो आती है ये हमारी आर्थोसोमैटिक कंडीशन में आती है। इसमें हम ये देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के हमारे वेरिकोस वेन में हो जाए या लंबे समय तक कोई व्यक्ति बीमार रहे, उसे कोई ऐसी बीमारी हो जिसमें वो लंबे समय तक बीमार चल रहा है और बहुत स्लो मोशन में उसकी बीमारी रिकवर हो रही है, तो वहाँ पर भी लो ब्लड प्रेशर देखा गया है। यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं कि रोगी को जब ब्लड प्रेशर में शरीर का चक्कर आना, निराश होना, शरीर का शिथिल रहना, काम में मन न लगना, पेशाब का कम होना, प्यास लग रही है, पानी व्यक्ति पी रहा है लेकिन उसकी पेशाब कम हो रही है, ये भी एक लक्षण है लो ब्लड प्रेशर का। उठने पे चक्कर आना, विशेष करके महिलाओं में, महिलाएं लो ब्लड प्रेशर की भी शिकार ज़्यादा होती हैं, हाई ब्लड प्रेशर की भी शिकार ज़्यादा होती हैं। उनके बॉडी के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, बॉडी के फीचर के हिसाब से, उनके कॉन्स्ट्रक्शन के हिसाब से भी लो ब्लड प्रेशर की शिकायत देखी गई है। उठने पर चक्कर आना ये खास बात है। रोगी लेटा हुआ है और आंख बंद किए, उसको लग रहा है कि पूरा उसका चारों ओर उसका बेड घूम रहा है, ये भी लो ब्लड प्रेशर की कंडीशन है। ये तमाम कंडीशन जो हम लो ब्लड प्रेशर की देखते हैं, हम ये मान सकते हैं कि लो ब्लड प्रेशर में हमें पहली चीज़ तो इस बात का ध्यान रखना है कि रोगी को पहली सलाह हमें ये देना है कि आप रिच प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थों का सेवन करें। यानी ऐसे भोज्य पदार्थ लें जिसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक हो, विशेष करके दाल लें, सोयाबीन है, पनीर है। मानसिक चिंताओं से हमको अपने आप को दूर रखना पड़ेगा। हैप्पीनेस जीवन जीने के हमको आदी बनना पड़ेगा। हम जब भी लो ब्लड प्रेशर के शिकार होते हैं तो ऐसे 20 से 50% तक ऐसे रोगी देखे गए हैं जो अकेलापन व्यतीत करते हैं, या उनके पारिवारिक कलह ज़्यादा हो रही है, उसमें चिंतन है, मनन है, तमाम तरह की बातों का घरेलू टेंशन है। इन लोगों को भी लो ब्लड प्रेशर की शिकायत देखेगी। हालांकि हाई ब्लड प्रेशर के भी लक्षण इनमें दिखते हैं, लेकिन लो ब्लड प्रेशर में भी ये कंडीशन देखी गई है। तो आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में लो ब्लड प्रेशर का अगर रोगी आता है, हाई ब्लड प्रेशर में हमने आपको दवा बताई थी। हमारे यहाँ चूंकि मैंने आपसे पहले कहा कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी ये 38 औषधियों की आदि से अनादि तक या आदि से अंत तक के आने वाले रोगों की एक भानुमति का पिटारा है। इन 38 औषधियों में हम किसी रोग के लक्षण की दवा नहीं करते, बल्कि रोग के सिस्टम की या उसके अंग को कार्य सटीक करने की, उनको डिसबैलेंस से बैलेंस में ला करके छोड़ने की दवा करते हैं। तो जब लो ब्लड प्रेशर होता है तो वहां पे ब्लड कैपिलरीज के फंक्शन, हार्ट के फंक्शन, दिमागी तनाव, इन तीनों बातों का हमको ध्यान रखना पड़ता है। और अगर पेशाब कम हो रही है तो हमको किडनी का भी ध्यान रखना पड़ता है। लो ब्लड प्रेशर होने में हमको सबसे पहले L2 का याद आना चाहिए, क्योंकि हमने आपसे कहा ना कि पोषण हमारा मजबूत होना चाहिए, प्रोटीन मजबूत होनी चाहिए। तो L2 क्या करता है, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे अंगों को कंट्रोल कर लेता है। और जब हम पूरी की पूरी प्रोटीन, पूरा एनर्जी अपने फूड प्रोडक्ट से प्राप्त करते हैं, तो L2, C8 प्लस BR2 ये 3 दवाएं लो ब्लड प्रेशर के रोगी को भोजन से पहले 20-20 ड्रॉप, अगर आप ग्लोब्यूल्स में देते हैं तो 10-10 ग्लोब्यूल्स आप 30 ml के पानी में घोल दीजिए। L2, C8, BR2 ये 3 दवाएं रोगी को भूख लगेगी, ऊर्जा अधिक मिलेगी, मन उसका प्रसन्न रहेगा और चेहरा प्रसन्नचित रहेगा। ये 3 दवाएं पहले इसके लिए दीजिए। दूसरा, आपका चूंकि कंप्लीट ब्लड सर्कुलेशन से संबंधित ये दवा है, तो हम यहाँ पर चूंकि A3 दे चुके हैं, हमारे L2 में है। अब हम यहाँ पे CNS का चयन करेंगे। CNS प्लस, अब चूंकि लो ब्लड प्रेशर है, हम यहाँ पर RE देंगे और RE सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे देंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा कि CNS प्लस RE 24 घंटे दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम, 10-10 ड्रॉप, बस 10 ड्रॉप काफ़ी है। जब हम इन 2 दवाओं को रोगी को देंगे तो निश्चित रूप से 24 से 48 घंटे में वो अपने आप को सामान्य दशा में, सामान्य वर्क में लाना शुरू कर देगा। बस आज यहीं तक।
फिर मिलते हैं अगले क्लास में, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने प्यारे दोस्त डॉक्टर श्रीवास्तव को इजाज़त दीजिए बस्ती से। नमस्कार।